सो वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल एजुकेशन। आज जो ब्रिज कोर्स है उसका जो लेक्चर है, आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास का जो इम्पोर्टेंस है वो है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है, हम बस यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन समझेंगे, एक आध एग्जाम्पल देख लेंगे और उसका कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि इस चीज़ को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास के सिलेबस में। यहाँ बस हम इस वर्ड से आपको सिर्फ आपको एक ब्रीफ दे रहे हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या है, आप उसको एक्चुअल में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। ठीक है, चलिए तो देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते क्या हैं। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया m, ठीक है, और इस पर फोर्स लगाया F, तो ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पहुँच गया सपोज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल मास की तरह ट्रीट किया हमने, हालांकि इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मासेस होंगे, है ना, एक एक पॉइंट एक एक मास को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे मास पॉइंट इस जगह से उठ के इस जगह पे आ गए। ठीक है, और सबने उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कि ना किसी ने ज्यादा ना किसी ने कम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं पड़ी कि एक एक मास के लिए हम क्या करें, बात करें। क्यों? क्योंकि अगर ये टोटल मास मूव करेगा तो सेम टाइम पे छोटे छोटे मास भी मूव करेंगे। क्लियर है? और जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, उतना ही डिस्टेंस सारे मास ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो आप ये जो पॉइंट है, जैसे इसको समझें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये ऐसे, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m। अभी अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका शेप एंड साइज कैसा हो, फिक्स्ड हो। शेप एंड साइज कैसा हो, फिक्स्ड हो। शेप एंड साइज फिक्स्ड हो, फिलहाल के लिए ये समझिए आप। ठीक है, और सपोज एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्या ले लिया, m1, यहाँ क्या ले लिया, m2, यहाँ क्या ले लिया, m3, यहाँ क्या ले लिया, m4, यहाँ क्या ले लिया, m5, ऐसे n पार्टिकल्स हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पहुँच गया है बिल्कुल सीधा, तो देखिए m1 यहाँ पहुँच जाएगा, m2 कहाँ पहुँच जाएगा, m2 यहाँ पहुँच जाएगा, m3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, m4 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से बॉडी पूरी उठ के यहाँ पहुँच गई। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल मास यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। तो जितना डिस्टेंस हम आज पूरे ऑब्जेक्ट के लिए ट्रेवल के लिए ले रहे हैं, उतना पर्टिकुलर m1 के लिए भी है, m2 के लिए भी है, m3 के लिए भी है। तो इस तरीके के मोशन को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जब होल ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लीनियर मोशन करते हुए जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस हम पूरे ऑब्जेक्ट के ले रहे हैं, एक्चुअल में वो डिस्टेंस एक एक मास के लिए भी कैसा है, सेम है। ठीक है, अब इस तरीके के मोशन को हमने बोला ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है मास का, उसमें कितने पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, m1, m2, m3, m4, m5, m6 अप टू mn। तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे मास पार्टिकल ने एक पूरा सिस्टम बनाया। ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबका मास क्या है, m1, m2, m3 से हमने यहाँ पे डिनोट किया है। और रिजिड ऑब्जेक्ट में हमने क्या बोला, शेप और साइज चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है, सपोज r, तो वो डिस्टेंस कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल रिमेन सेम। द डिस्टेंस बिटवीन टू मास particle remain same in rigid object। तो जब भी रिजिड ऑब्जेक्ट लेंगे तो शेप एंड साइज क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि दो मास पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो हमको इस तरीके के सिस्टम को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने पूरा एक मास कंसिडर कर लिया, इसका मोशन m तो इसका भी मोशन m, क्योंकि सारे पार्टिकल का मोशन कैसा है, सेम है, और सेम वेलोसिटी होगी और सेम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि आप अगर एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं
तो सामने वाले बंदे की जो वेलोसिटी है सपोज v, वो पीछे वाले बंदे की वेलोसिटी v है। अगर सामने वाला बंदा s डिस्प्लेसमेंट चलेगा तो पीछे वाला बंदा भी कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, s। तो सब के लिए हम कैलकुलेशन ना करने से अच्छा हम बस का ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि v वेलोसिटी है और s डिस्प्लेसमेंट है, तो वो सारे पार्टिकल पे अप्लाई हो जाएगा कि सब ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया s और सबकी वेलोसिटी कितनी है v। इसलिए जब भी हम लीनियर मोशन करते हैं तो हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक एक पार्टिकल के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम क्यों पढ़ते हैं? देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? रोटेशन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे किसी एक्सिस के अबाउट, तो व्हाट इज रोटेशन? है ना, मूवमेंट या मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मूवमेंट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो अगर देखिए, अगर मैं एक पार्टिकल कंसीडर करूं यहाँ पे m1, तो अगर ये बॉडी रोटेट होगी तो देखिए ये ऐसे मोशन करेगा। एक पॉइंट है m2, तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। क्लियर? यहाँ कोई पॉइंट है तो उसका कोई मोशन आपको दिखेगा ही नहीं एक्सिस पे। क्लियर है? तो आप देखिए ये m1 इस एक्सिस के अबाउट छोटे सर्कल में मोशन कर रहा है, ये बड़े सर्कल में मोशन कर रहा है। तो एक राउंड अगर ये t टाइम में घूम रहा है तो ये भी एक राउंड कितने टाइम में घूमेगा? t टाइम में घूमेगा, क्योंकि एक बार में पूरा राउंड ले लेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो सोचो इसका सर्कल बड़ा है, बिग सर्कल, ये स्मॉल सर्कल। तो आप खुद देखिए, अगर ये दोनों ही t टाइम में पूरा रोटेट हो जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। इसकी स्पीड कैसी होगी? कम। ठीक है, स्पीड बोलना चाहिए। इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा। और इसकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी। तो कहने का मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में अगर अलग अलग पॉइंट है तो अगर वो रोटेशन कर रहा है तो एक की स्पीड अलग है और दूसरे की स्पीड अलग है। अब हमको यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखना पड़ेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कि हर मास के लिए हमको अलग अलग स्पीड भी है। ठीक है, और उसकी रेडियस जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है वो भी कैसा है? अलग अलग है। तो इसलिए हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल को देखना पड़ता है और उसके फिर अलग से हम स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सेंटर ऑफ मास। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे समझिए, आपने YouTube में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे या ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे कुछ लोग, है ना, कुछ इस तरीके से स्टोन को ऐसे बैलेंस कर रहे होते हैं, ऐसे स्टोन को बैलेंस कर रहे होते हैं, है ना, और उस स्टोन एकदम बिल्कुल स्टैंड बाय रहता है, गिरता नहीं। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं? देखिए, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा बैलेंस कर रहे हैं तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन सबका जो पॉइंट है ना, वो उसके क्या होना चाहिए? एक पॉइंट जहां पे वो बेस है वहां पे क्या लगना चाहिए? उसका फोर्स लगना चाहिए ग्रेविटी का। तब जाके ऑब्जेक्ट क्या होगा? बैलेंस रहेगा। कहां पे? आपके किसी पॉइंट पे। अगर आप किसी रॉकी प्लेस में गए हो तो कुछ पत्थर को आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का है और ये इतने से पॉइंट पे कैसा है? बैलेंस है। तो आप देखेंगे ऐसा तब होगा कि अगर यहाँ पे जो अगर हम फोर्स लगा दें mg, तो वो जो फोर्स का लाइन है वो उसी पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए जहां पे वो टच है, किससे? ग्राउंड से। ठीक है, तब जाके ऑब्जेक्ट यहां पे क्या रह सकता है? रेस्ट पे रह सकता है। क्लियर है? तो इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक रॉड है ना, ऐसी रॉड है, इसको मेरे को अगर बैलेंस करना है तो अगर मैं यहां पे पॉइंट रखूंगा तो ये गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे रखूं ऐसे, तो इसको बैलेंस होने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये जैसे ये पॉइंट को अगर मैं ऐसे रखूं तो ये क्या हो सकता है? बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे ये रॉड की तरह कैसी हो जाएगी? बैलेंस होगी। कुछ तो भी बैलेंस दिख रही है ऐसे। ठीक है, तो ये पेन अब क्या कहती है? यहाँ पे बैलेंस थी। तो एक्चुअल में ये जो बैलेंस क्यों हुई? क्योंकि अगर यहाँ मैंने उसको रखा है कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कहाँ मिल जाएगा? ऊपर। और mg कहाँ लग रहा है? नीचे। तो इस कंडीशन में mg को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो दोनों कैसे हो गए? इक्वल। तो अब इस पे कोई मोशन ना ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। तो ये कैसा पॉइंट आ गया? बैलेंस पॉइंट आ गया मेरे पास। कैसा पॉइंट आ गया? बैलेंस पॉइंट आ गया। क्लियर है? तो एक्चुअल में हमको वो बैलेंस पॉइंट देखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो था एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं। दो वर्ड है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिलहाल के लिए हम दोनों ऑब्जेक्ट को, यहाँ दोनों चीज को हम क्या ले रहे हैं? सेम। इनमें एक थोड़ा सा फर्क होता है, उसको हम बाद में समझेंगे
फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ पे सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो तभी एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अगर बहुत सारे सिस्टम हो, है ना, बहुत सारे मास हो और एक सिस्टम हो M1, M3, M4, M5, M6, Mn, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे मास है, कहां से कहां तक, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 अप टू Mn इज इक्वल टू M। तो टोटल मास कितना आ गया M। तो इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है वो M है। टोटल मास कितना है M, M1, M2, M3, M4, Mn, ठीक है। तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे यहां पे जहां पे इस पूरे सिस्टम का मास हम क्या कर लेंगे, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड मान लेंगे। फिर से सुनिएगा, हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां हम मान लेंगे कि पूरे सिस्टम का मास वहीं पे रखा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, अ पॉइंट वेयर whole mass of the system या body of the system supposed to be concentrated। तो हमने क्या मान लिया कि जो पूरा मास है सिस्टम का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी इसको हमने ऐसा क्यों माना है, क्योंकि जब भी इस पे अगर हमें इस पॉइंट पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये पॉइंट पे लगाने के बाद आपको जो ये बॉडी है वो एक सिंगल बॉडी की तरह क्या करती हुई दिखेगी, मोशन करती हुई दिखेगी, ठीक है। तो अगर जब भी यहाँ फोर्स लगेगा तो बॉडी कैसे करेगी, सिंगल मास पॉइंट की तरह बिहेव करेगी और सिंगल मास की तरह ट्रांसलेटरी मोशन करेगी। जैसे इस पेन को अगर मैं फेंक दूं ऐसे, तो ये पेन बिल्कुल ऐसे जाएगी। अगर मैंने कहाँ फोर्स लगाया, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया, तो पेन पूरी ऐसे जाएगी। लेकिन अगर फोर्स मैंने सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाया तो बॉल कैसे होने जाएगी, पेन कैसे जाएगी, रोटेट होते हुए जाने से स्टार्ट कर देगी। तो जब भी मेरे को लीनियर मोशन चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने कहाँ अप्लाई किया, सेंटर ऑफ मास पे। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सिंगल मास पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। या फिर अभी के लिए एक ऐसा मास पॉइंट जहां पे पूरा मास कैसा हो, कंसंट्रेटेड हो, ऐसा हम मान लेंगे। जैसे अगर मैंने वो एग्जांपल दिया था रॉक वाला, अगर पूरा मास यहां कंसंट्रेटेड है तो देखिए ये एग्जैक्टली यहां पे लगेगा mg नीचे की तरफ, और अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उतना ही नॉर्मल हमको कहां मिल जाएगा, उसके जस्ट ऊपर। तो इस पॉइंट पे दोनों कैसे हो गए, बैलेंस। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इधर आ गया तो mg यहां लगने लगेगा और ये पॉइंट यहां पे r दे रहा है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरफ लुढ़क जाएगा, ऐसे ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां मास, पूरा मास एक जगह पे इकट्ठा हो, ऐसा पॉइंट है, ऐसा कंसंट्रेटेड पॉइंट है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे बॉडी का, अलग अलग बॉडी पे देखिए, यहाँ पे अगर m1 है तो यहाँ कितना लग रहा होगा, m1g, यहाँ कितना है m2g। अगर ये g एक जैसा हो तो सेंटर ऑफ मास पे कितना हो जाएगा, mg, तब तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ g है, यहाँ g डैश है, यहाँ g डबल डैश है, यहाँ mg ट्रिपल डैश है, ठीक है, g वेरी कर रहा हो, तो हम जहां सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं ले सकते, क्योंकि g का वैल्यू कैसा हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो जब g कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर g नॉन यूनिफॉर्म हो तो cm इक्वल भी हो सकता है cg के और नहीं भी हो सकता है। तो cm cg में भी इक्वल और नॉट इक्वल, ये हो सकता है। जनरली ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में cg अलग आ जाएगा पॉइंट और cm अलग आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंसंट्रेटेड पॉइंट लेंगे। फिर g वेरी करेगा तो फिर वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर उधर खसक जाएगा। क्लियर।
तो खैर वो हमारा टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, हमें क्या देखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है M1, M2, M3, M4, Mn, तो इसका अगर एक कोई पॉइंट लिया हमने, सपोज यहां हमने बोला कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो हम क्या मान लेंगे कि इस पॉइंट पे सारा सिस्टम का जो m मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। अब उसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए इस पॉइंट को निकालेंगे कैसे। तो सपोज हमने एक सिस्टम बना लिया यहाँ पे x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, ठीक है, दो प्लेन के लिए हम देख रहे हैं मास का ना। देखिए तो देखिए अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, ये क्या हो गया, कौन सा वेक्टर, एक एक्सिस और ले लो z, ये r1 वेक्टर है, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, सपोज r2 वेक्टर है। ऐसे ही ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, mn वेक्टर होगा, है ना। r1 वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, वैसे ही rn क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ mn। तो r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है सारे मास पॉइंट के, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस से इंडिपेंडेंट है, हम उस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये तो यहीं रहेगा, इसके अकॉर्ड देखेंगे तो उसकी पोजीशन हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहां पे इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जब भी हमारे पास सेंटर ऑफ मास हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए RCM सेंटर ऑफ मास, तो ये जो वेक्टर आया वो कौन है, RCM। तो सेंटर ऑफ मास जो वेक्टर आया हमारे पास वो आएगा आपका, इसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 उसका पोजीशन वेक्टर प्लस M2 उसका पोजीशन वेक्टर अप टू Mn Rn उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। ये है हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास मैंने बोला है कि ये चेंज नहीं होता, ये सिस्टम के पे डिपेंड नहीं करता, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक्सिस यहाँ ऐसे कहीं रख दिया, उसको इधर कहीं रख दिया, एक्सिस यहाँ कहीं रख दिया ऐसे, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास वही है, बस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्लियर। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया भाई इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज M1 है, एक ऑब्जेक्ट है M2, है ना, ऐसे ये पोजीशन आप ले लीजिए x1, ये पोजीशन है x2, ये है y1 और ये पोजीशन है y2। अब इस ऑब्जेक्ट का ये जो सिस्टम है, सिस्टम देखिए सिस्टम अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिस्टम एक ऑब्जेक्ट ही हो, एक बॉडी ही हो। एक M1 अलग लीजिए, एक M1 अलग लीजिए, ठीक है। इसका हमको क्या सेंटर ऑफ मास निकालना है, सॉरी। तो देखिए ये सिस्टम के बाहर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग कनेक्टेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये M1 और ये M2, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास अगर हम x के निकालना चाहते हैं Rx, तो हम क्या लिख सकते हैं, M1 x1 M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, या y के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालना है, M1 y1 M2 y2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, या z भी होता तो M1 z1 M2 z2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो सपोज वो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वो पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, Rx Ry और Rz। तो ये वो पॉइंट है जहां पे इस पूरे मास का सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कंसंट्रेटेड है ना। देखिए अब अगर मैं इसको एक हेल्प से समझूं, सपोज ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ले लूँ, सन के ऊपर ही एक्सिस ले लूँ ऐसे, ठीक है, ये डिस्टेंस सपोज r है, ठीक है। तो अब मैं अगर निकालना चाहता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ सन। अब ये तो ओरिजिन में ही है, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया, 0, प्लस मास ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, देखिए यहाँ पे r डिस्टेंस है, डिवाइड बाय मास ऑफ सन प्लस मास ऑफ अर्थ, कितना आ जा रहा है देखिए
मास ऑफ अर्थ डिस्टेंस आर डिवाइड बाय मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ। देखिए बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी क्योंकि मास ऑफ सन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जितना ज्यादा आपका ये मास होगा, है ना, उतना ही पास में उसके क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास किधर होता है, हैवी ऑब्जेक्ट के तरफ। तभी तो आप देखिए अगर ये एक मास होता 3 kg का, ये होता 1 kg का, तो ये सेंटर है अगर मिड पॉइंट, तो अगर मैं इसको टंगाना चाहता हूं किसी ऑब्जेक्ट पे या इसको स्टैंड पे रखना चाहता हूं ऐसे इक्वल, तो आप यहां रखेंगे तो ये इस तरफ गिर जाएगा, ये हैवी है, ये लाइट है। तो हम पॉइंट कहां रखेंगे, यहां बैलेंस पॉइंट रखेंगे, ताकि अब ये क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बैलेंस पॉइंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहीं पे एक नॉर्मल मिलेगा और यहीं पे क्या मिलेगा, mg, दोनों बराबर, तो ये कैसा हो जाएगा, बैलेंस। मैंने बोला ना यूनिफॉर्म ग्रेविटी में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं है। क्लियर है, तो अब देखिए ये आ गया आपके पास, क्लियर। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं तो जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है m1, तो क्या हो जाएगा 1/r1, m2 1/r2। अगर ये सपोज दो मास सिस्टम है तो m1r1 और r2। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या है, मास। ठीक है, अब अगर मेरे को इनका क्या चाहिए, मैं इसको मान लो डिवाइड कर दूं या रेशियो निकाल लूं इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, m1 m2 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, r2 r1। तो अगर मेरे को r1 निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, m1 r1, सॉरी क्या निकालना है मेरे को, r1 निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, m1 r1 ऐसे आ गया, ये क्या हो गया, r2 m2, तो r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 r2 डिवाइड बाय r1। ठीक है, सॉरी m1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या, ये आ गया मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास। दूसरा क्या हो जाएगा, r2 कितना हो जाएगा, देखिए m1 r1 डिवाइड बाय m2 डिवाइड बाय m2, यहां कौन है, m1। ठीक है, अब बताओ अगर m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, देखिए यहां अगर m1 बड़ा है और m2 छोटा है, तो m1 बड़ा है तो यहां पे रेशियो कैसा आएगा, देखो जरा, m1 जब बड़ा होगा तो जो r1 है वो कैसा आएगा, छोटा आ जाएगा। r1 कैसा आ जाएगा, छोटा, तो r1 इज लेस देन r2। क्लियर, तो जितना ज्यादा मास उतना कम उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। क्लियर, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर, तो सेंटर ऑफ मास का एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ही हमने ऑब्जेक्ट रखा है 2 kg, एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे 2 kg। ठीक है, और ये पोजीशन जो है 1 2 3 4 पे, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये केजी में है। अब हमको सेंटर ऑफ मास पक्का पता है कि इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये भी 2 kg है और ये भी 2 kg है। क्लियर, तो अब देखेंगे हम कैसे हमारा 3 पे आना चाहिए भाई सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन है, तो m1 क्या लिखेंगे, देखो हमारी मेथड से पहले हम देख लेते हैं r cm m1 r1 m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, देखिए जरा 2 इंटू 2 प्लस m2 कितना है 2 और डिस्टेंस कितना है 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, मास कितना है 2 और 2, ऊपर कितना हुआ देखो जरा 4 और ये कितना हुआ 8 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, 3 सेंटीमीटर पे हमारा क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है एक्चुअल में, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास क्या, अगेन समझिए, सेंटर ऑफ मास क्या है, वेयर होल मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, RCM का अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो m1 r1 m2 r2 m3 r3 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 m2 अप टू mn।
क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब अगर g कांस्टेंट हो तो सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहां पे हम क्या मान लेंगे कि पूरे बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर? अब अगर वो यूनिफॉर्म है तो एग्जैक्टली वो वहीं लगेगा जहां सेंटर ऑफ मास है, लेकिन अगर जी यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग आएगी पॉइंट और सेंटर ऑफ मास अलग आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये 3 चीज हमने आज यहाँ पे देखी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का ये हमको थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, जब हम आगे पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, थैंक यू।